जब से वैसे डॉक्टर लक्ष्मण को विश्वविद्यालय से निकाला गया, तब से उन्होंने किताब और कलम की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ये हम देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जब दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट से बाहर निकल रहे हो तो उन्होंने मन में संकल्प लिया हो कि ऐसा देखो यहाँ से निकाल रहे हो, देखता हूँ कहाँ कहाँ से निकालते हो मुझे, ऐसा लगता है। और स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। जातियों के संदर्भ में भी ये सारी बातें मैं देख रही हूँ। वैसे ही ऐसे ही होता है। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण को उनके दूसरे पुस्तक के चौथे संस्करण के लिए बधाई देती हूँ। बधाई उन्हें इसलिए नहीं दे रही हूँ कि उनकी पुस्तक का चौथा संस्करण आ गया है। मैंने उन्हें बधाई इस बात के लिए भी दे रही हूँ कि इस पुस्तक ने इतनी कम अवधि में समाज में अपनी जगह बना ली है। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से चल पड़ता हूँ, अक्सर एक व्यथा यात्रा बन जाती है। डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी व्यथा को समेटा, संजोया और उसे समाज की व्यथा के साथ जोड़ दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और उस यात्रा का परिणाम हमारे सामने है। कोई ऐसा संग्रह नहीं था, संकलन नहीं था तथ्यों का, जब हम जाति जैसे जटिल विषय को समझने के लिए उसे उठाएं और 3 या 4 घंटे में एक सिटिंग में चाहे तो पढ़ लें। एक जगह मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे मैं इस जटिल विषय को समझने की कोशिश करूं। मैं कम से कम ऐसा महसूस करती हूँ। 4 घंटे में आप पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को। इतनी रोचक शैली में लिखा गया है इसे, इतनी सरल भाषा में लिखा गया है इसे, और तथ्यों का जो ब्यौरा है वो बहुत दिलचस्प भी है और आपको संघर्ष के लिए प्रेरित भी करता है। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए इस पर प्रकाश डालता है, आपके इस समझ को विकसित करता है। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि इस किताब में जितनी बातें लिखी गई हैं, ऐसी 100 किताब या कम से कम 50 किताब तो हमें चाहिए। किताबें तो लिखी जाएंगी, जब भी जो हिंदी में किताबें इस विषय पर लिखी जाएंगी विस्तार से, मैं समझती हूँ कि ये किताब उन सभी किताबों की प्रस्तावना के रूप में याद की जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर अनुज। मंच पर आसीन विद्वज्जनों को मेरा सादर अभिनंदन। इस सभागार में उपस्थित सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में शामिल होने का अवसर देने के लिए आयोजन समिति का शुक्रिया। पुस्तक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जाति जनगणना, जात से जमात की ओर। डॉक्टर लक्ष्मण यादव इसके लेखक हैं। इस पर चर्चाओं का दौर जारी है और आप सभी श्रोताओं के धैर्य की मैं सराहना करना चाहती हूँ। और इस बात का मुझे ध्यान है कि हमारे बीच हमारे पड़ोसी प्रदेश से 2 बड़े विशिष्ट वक्ता उपस्थित हैं मंच पर। वरिष्ठ पत्रकार श्री शीतल पी सिंह जी और जाने माने इतिहासकार और जन बुद्धिजीवी श्री सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, जिन्हें सुनना है आपको और मुझे भी सुनना है उनको। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत कम समय लूं और जो मैं कहना चाहती हूं उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर मैं आपका ध्यान सिर्फ आकृष्ट करूं। डॉक्टर लक्ष्मण के बारे में क्या कहना है आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। और उनके दूसरे पुस्तक का यह चौथा संस्करण है। जनवरी में प्रकाशित हुई थी, 7 जनवरी को इसका प्रकाशन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हुई थी। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण को उनके दूसरे पुस्तक के चौथे संस्करण के लिए बधाई देती हूँ। बधाई उन्हें इसलिए नहीं दे रही हूँ कि उनकी पुस्तक का चौथा संस्करण आ गया है। मैंने उन्हें बधाई इस बात के लिए भी दे रही हूँ कि इस पुस्तक ने इतनी कम अवधि में समाज में अपनी जगह बना ली है। काफ़ी पढ़ रहे हैं लोग, भले आज सभागार में कुछ थोड़ी सी उपस्थिति कम नज़र आ रही हो, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। ये ऐसे समय में ये पुस्तक आई है जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कोई ऐसा संग्रह नहीं था, संकलन नहीं था तथ्यों का, जब हम जाति जैसे जटिल विषय को समझने के लिए उसे उठाएं और 3 या 4 घंटे में एक सिटिंग में चाहे तो पढ़ लें। एक जगह मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे मैं इस जटिल विषय को समझने की कोशिश करूं। मैं कम से कम ऐसा महसूस करती हूं। 4 घंटे में आप पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को। इतनी रोचक शैली में लिखा गया है इसे, इतनी सरल भाषा में लिखा गया है इसे, और तथ्यों का जो ब्यौरा है वो बहुत दिलचस्प भी है
और आपको संघर्ष के लिए प्रेरित भी करता है। जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए इस पर प्रकाश डालता है, आपके इस समझ को विकसित करता है। जब से वैसे डॉक्टर लक्ष्मण को विश्वविद्यालय से निकाला गया, तब से उन्होंने किताब और कलम की दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, ये हम देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जब दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट से बाहर निकल रहे हो तो उन्होंने मन में संकल्प लिया हो कि ऐसा देखो यहाँ से निकाल रहे हो, देखता हूँ कहाँ कहाँ से निकालते हो मुझे, ऐसा लगता है। और मुझे याद आ रही है हिंदी के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनकी पंक्तियाँ हैं, मैं जहाँ होता हूँ वहाँ से चल पड़ता हूँ, अक्सर एक व्यथा यात्रा बन जाती है। डॉक्टर लक्ष्मण ने अपनी व्यथा को समेटा, संजोया और उसे समाज की व्यथा के साथ जोड़ दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े, और उस यात्रा का परिणाम हमारे सामने है। पुस्तक की जहाँ तक बात है तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण को इस बात की भी बधाई दे रही हूँ। संस्करण से ज़्यादा मेरा कहना है कि उन्हें इस यात्रा की भी मैं बधाई दे रही हूँ कि वो समाज के बीच उस समय पहुँचे हैं, इस किताब को ले करके हमारे हाथों में उन्होंने दिया है जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। जाति एक ऐसा शब्द है जो देखने में बड़ा सरल लगता है, कभी कभी बड़ा मरियल सा भी लगता है। लगता होगा कि जातिवादी क्या बात है। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत कम समय लूँगी, आप चिंता न करें। बड़ा मरियल सा शब्द भी लगता है, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ा पावरफुल शब्द है, इतना पावरफुल है कि ये पावरलेस लोगों को पावरफुल बना सकता है और पावरफुल लोगों को पावरलेस बना सकता है। ये वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसका उपयोग हथियार की तरह किया जा रहा है। इससे किसी को बनाया जा सकता है, किसी को बिगाड़ा जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है, किसी को काटा जा सकता है। ये इसका अभी का स्वरूप है, या पहले भी रहा होगा, सदियों से रहा है। ये शब्द मुझे लगता है कि हमारे समाज के सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर है। जैसा डॉक्टर लक्ष्मण ने भी बताया कि कोई कठोर चीज़ कलेवर के ऊपर इन्होंने कवर पर डाली है तस्वीर डिज़ाइन में कि कोई लोहा है, या कोई सी ऐसी चीज़ अभेद्य, लोहा का मतलब ही कोई अभेद्य जिसे हम भेद नहीं पा रहे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि समाज के सीने पर रखा हुआ एक भारी चट्टान की तरह है, जिससे हमारे समाज का दम घुट रहा है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। इतनी सारे दबाव के बीच हम इसको झेलते चले आ रहे हैं, और आज से नहीं, हजारों सालों से झेलते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि है बिहार, जहाँ हम इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे ज्ञान तो गायब हो गया है, भूमि रह गई है बिहार में, लेकिन ज्ञान के जो बीज बोए गए हैं, मुझे कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि मैं बिहारी हूँ, तो ज्ञान चला गया है, यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन भूमि जो है वो बड़ी उर्वर है, इसका मुझे बहुत भरोसा है। और जो ज्ञान के बीज यहाँ बोए गए हैं वो उगते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, चाहे उनको जितना भी काटा जाए। ये ज़रूर होगा, मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ, और उसी उम्मीद में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जनगणना की बात से पहले मैं थोड़ा जाति पर और आना चाहती हूँ। मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध की धरती है, ज्ञान भूमि है। जाति से संबंधित जितने भी दुख हैं सब जाति से संबंधित हैं। हमारे समाज में जो दुख हैं उसमें 90%, जहाँ मुझे लगता है कि कम से कम 90%, अगर 100% नहीं कहें तो 90% जो दुख हैं वो जाति जनित हैं। जन्म लेते हैं, जाति की बात है, हम शिक्षा कहाँ लेंगे ये जाति डिसाइड करती है, हम क्या पहनेंगे, मतलब हमारा समाज जाति में जन्म लेता है, जाति खाता है, जाति पीता है, जाति सोता है, जाति ओढ़ता है, जाति पहनता है, जाति रोता है, जाति हंसता है, जाति गाता है, जाति में जीता है, जाति में मर जाता है। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के और समाजों में इस तरह की विसंगतियाँ नहीं हैं। अपार्थाइड का कानून और रेसिज्म के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो जाति है वो थोड़ी अलग हटके है, अनोखी है। इतनी ज़्यादा है कि वो जीवन
में जाति है, नहीं, जाति में ही जीवन है, ऐसा है। पूरा सब कुछ जाति में है। यहाँ कोई वाद नहीं चलता है। जितने भी वाद विश्व के हैं, इनका जितना प्रयोग कर लीजिए, हमारे सामाजिक संरचना जाति के कारण इतनी जटिल हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जातिवाद ही चलता है। इस भयानक समस्या को, इस भयानक विकार को हटाने की कोशिश की जा रही है हजारों वर्षों से। महात्मा बुद्ध ने कहा भी, दुख है, मैंने कहा कि समाज में मुझे जो लगता है जो दुख है उसमें 90% जाति से रिलेटेड है। बुद्ध ने कहा था, हमें भूलना नहीं चाहिए अपने मनीषियों को, कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, निवारण के उपाय हैं। तो जो दुख है उसका कारण विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है। मैं तो उसकी कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मेरी रुचि है, चूँकि एक नागरिक हूँ और सामाजिक प्राणी हूँ, तो मेरी रुचि है, इसलिए मैं इसमें दिलचस्पी लेती हूँ। इस दुख का जो निवारण का उपाय है वो जनगणना है, तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारा असली मुद्दा है कि इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। इसको कैसे कहा जाए, किस भाषा में कहा जाए? कबीर सर की, सुभाष चंद्र कुशवाहा सर की एक किताब है, कबीर हैं कि मरते नहीं। हम कबीर को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं हर बात पर। मुझे भी उनकी एक पंक्ति याद आ रही है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज वो होते तो क्या कहते, अपनी उलटवासी कहते कि ज्ञान न पूछो साधु का, पूछ लीजिए जात, यही कहते। बुद्ध ने अपने प्राण दिए, कबीर ने अपने प्राण दिए। कबीर को तो यहाँ तक कहना पड़ा था, सर कबीर के मर्मज्ञ हैं, बैठे हैं हमारे बीच, कहना पड़ा था कि साधो या मुर्दों का गांव। तो क्या हमारा समाज भी एक मुर्दों के गांव में तब्दील होकर रह गया है? लेकिन नहीं, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, जिनमें से कुछ लोग अभी हमारे बीच भी उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कि समाज की धड़कनें अभी चल रही हैं। जनगणना की बात पर मुझे याद आती है, फेमिनिस्ट मूवमेंट का सेकेंड वेव चल रहा था, नारीवादी आंदोलन। सामाजिक न्याय में अक्सर महिलाओं को निकाल दिया जाता है, हालांकि निकाला नहीं जाता है, लेकिन जाने अनजाने सिर्फ जातियों की बात होती है। लेकिन इस किताब में वो है, उसका उल्लेख मैं करूँगी। जब नारीवादी आंदोलन का दूसरा फेज चल रहा था, तो वहाँ की महिलाओं ने एक नारे के माध्यम से अपनी बात रखी, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। हमारे यहाँ कहते हैं कि जाति तो पर्सनल है, तुमने इस जाति में जन्म ले लिया तो तुम, अब तुम्हारी जाति का पेशा क्या है, तुम कहाँ क्या करोगे, अरे तुम कैसे यहाँ कैसे क्या करेगा, ये कैसे पहनेगा, तमाम तरह की बातें जो जिससे सब हम जूझते हैं। महिलाओं ने कहा कि जो हमारी पर्सनल सिचुएशन है वो पॉलिटिकल है, हमारी पर्सनल नहीं है। महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का ही काम नहीं है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना और बच्चे पालना, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है। जातियों के संदर्भ में ही मैं ये बात बोल रही हूँ। सिमोन द beauvoir ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में लिखा है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। समाज की प्रयोगशाला में स्त्रियों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि तुम्हें यही करना है, और जहाँ इससे दाएं बाएं जरा सा कुछ उसने किया तो फिर उसे क्या किया जाता है ये हम सभी जानते हैं। जातियों के संदर्भ में भी ये सारी बातें मैं देख रही हूँ, वैसे ही ऐसे ही होता है। तो जनगणना क्यों नहीं हो? अगर जनगणना क्यों हो तो ये पूछा जा सकता है कि जनगणना क्यों नहीं हो। जनगणना से हमारी आर्थिक स्थिति आएगी कि क्या समाज के राष्ट्र के निर्माण की बात होगी। बहुत सी बातें ऐसी हमारे पिछले वक्ताओं ने कह दी है कि उनको दोबारा कहना सिर्फ समय की बर्बादी होगी और एक तरह से दोहराव होगा। मैं उस दोहराव में नहीं जाना चाहती। पुस्तक बहुत कमाल की है, मैं ये कहूँगी, इतने रोचक ढंग में लिखी गई है कि एक साथ मैं सोच रही थी कि इस बारे में मेरी भी थोड़ी दृष्टि साफ हो कि मैं जानूँ कि क्या है। तो लगता था कभी कभी कि किस गजेटियर को तलाश करूँगी, किस लाइब्रेरी में जाऊँगी, छोड़ो क्या करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वक्त की मांग है कि इस पुस्तक को पढ़ा जाए और
समझा जाए कि जाति जनगणना में ये पुस्तक बहुत सारी अवधारणाओं को खंडित करती है, खारिज करती है। जैसे अंग्रेजी वाली बात है और तमाम तरह की बातें हैं, उनको खंडित करती है और जो सोचने की एक नई दृष्टि हमें देती है, सूत्र थमाती है, और उन सूत्रों से हम बहुत सारी बातें अपने विचार से भी हम उसका मंथन कर सकते हैं। किताब के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ इसके जो अध्याय हैं, किताब में बिहार बहुत सशक्त रूप से उपस्थित है। बिहार प्रतिरोध की भूमि है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि जितना भी काटोगे फिर से फसल लहलहाएगी। तो बिहार बहुत सशक्त रूप से, चौथे और पाँचवें में जो बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर की बात है, मारवाड़ की बात है, सयाजीराव गायकवाड़ के कार्यों की बात है, छत्रपति साहू जी महाराज की बात है, और मैसूर के जो शासक थे उनकी बात है, वडियार शासकों की बात है। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी दृष्टि से इसको पढ़ा जा सकता है। जाति जनगणना का मतलब वही रूढ़ शब्द न ले लिया जाए कि जातियों की जनगणना कर दी जाए। इससे पूरा देश और राष्ट्र का निर्माण की बात होती है। पुस्तक के अध्याय में खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगी चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय में एक प्रसंग आता है जो उत्तर प्रदेश के 1854 की शायद वो बात है, संदर्भ है। जे क्रिश्चियन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लेखक लिखते हैं कि अगर जाति जनगणना अगर नहीं होती तो स्त्री और पुरुष का क्या अनुपात है ये पता नहीं चलता। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात ने विचलित किया और मुझे लगा कि पितृसत्तात्मक समाज को समझने में मुझे बहुत सहूलियत होगी अगर मैं इस दृष्टिकोण से इसको देखूंगी। तो मुझे एक नज़रिया मिला और कि आखिर समाज में पितृसत्ता की जकड़ क्यों है इतनी ज़्यादा। तो जे क्रिश्चियन के रिपोर्ट के हवाले से कहते हैं लेखक कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये पता नहीं चलेगा कि स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दहेज की प्रथा किन जातियों में कम या ज़्यादा है, कन्या शिशुओं की हत्या किन जातियों में होती है, कहाँ होती है, नहीं होती है। ये जो तीन अहम मुद्दे हैं मुझे सबसे ज़्यादा इसने विचलित किया और मुझे लगा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मुझे देखने का एक नया नज़रिया मिला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि जितनी किताबें, इस किताब में जितनी बातें लिखी गई हैं ऐसी 100 किताब या कम से कम 50 किताब तो हमें चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा किताबें तो आई हिंदी में, वाकई ये बहुत संतुष्टि की बात है कि ये किताब अभी हमारे पास आई है। किताबें तो लिखी जाएंगी, जब भी जो हिंदी में किताबें इस विषय पर लिखी जाएंगी विस्तार से, मैं समझती हूँ कि ये किताब उन सभी किताबों की प्रस्तावना के रूप में याद की जाएगी। ये पुस्तकों की, जाति जनगणना पर आधारित पुस्तकों की यात्रा की जो शुरुआत होगी उसकी शुरुआत यहीं से होगी। नहीं तो सारी जगहों से निकाल करके, निचोड़ करके हमें थमाना कि इसको पढ़िए। इसलिए इसको पढ़ें, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, इसको समझें, समझाएं ये क्यों ज़रूरी है। मुक्तिबोध एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। जाति जनगणना के सवाल पर मुझे आ रहा है कि उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो जो दाएं बाएं किया जाता है हमेशा, तो सीधे सीधे यही पूछना चाहिए कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, साथ ही आपकी राजनीति क्या है, आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है, ये तो स्पष्ट करें। क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी इसकी बात आती है तो मुझे मुक्तिबोध याद आते हैं। पितृसत्तात्मक समाज की जड़ें जाति में निहित हैं, ये मुझे इसका निचोड़ मिलता है एक महिला होने के नाते, क्योंकि जाति व्यवस्था भी तो एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो इन बहुत सारे बिंदुओं को लेकर के ये किताब है, इसको जितना पढ़ा जाए वो कम है, बल्कि लोगों में इसको बहुत और प्रचारित करने की ज़रूरत है। और बहुत लंबी यात्रा है, अभी शुरुआत है। किताब का लेखन का दौर आगे भी जारी रहेगा।
ये कारवां मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरी शुभकामना है कि ये कारवां बनता रहे, बढ़ता रहे, किताबों का कारवां भी बने और लोगों के वैचारिक यात्रा में और वृद्धि हो, लोग जुड़ते जाएं और तभी कुछ न कुछ होगा, यह विश्वास है। किताब को हम तक पहुंचाने के लिए जो संपादक हैं अनबाउंड स्क्रिप्ट का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ये पुस्तक हम तक पहुंचाया इतने कम समय में। और मैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी का और जाने माने इतिहासकार और बुद्धिजीवी सुभाष चंद्र कुशवाहा जी का पटना में स्वागत करती हूँ और सब उनके वक्तव्य का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करती हूँ। और प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। धन्यवाद।